हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंकिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आए थे उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने न्यूज़ है उससे गो थ्रू करेंगे, फिर अदर बैंकिंग रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है मैपिंग फॉर्म में उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होता है उसको अनचेंज रखा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेनर्स हैं और हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे देश के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इस पर लिमिट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि डोमेस्टिक जो कंपनीज है, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है, उनका जो शेयर है वो इन फाइनेंशियल एसेट्स में ज़्यादा रहे और फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इन एसेट्स में वो कम रहे। कम मतलब ठीक ठाक रहे, ठीक है, एक रेशियो में रहे। तो वहीं पे बोला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ G-Secs में वो अप्रैल मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में 2.79 ट्रिलियन तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है और सेकंड में 2.89 ट्रिलियन तक का कर सकती है। G-Sec क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इश्यूज करती हैं। वहीं पे कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करूं तो 8.22 ट्रिलियन तक इन्वेस्ट कर सकती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? जब भी कभी किसी कंपनी को लोन चाहिए और वो चाह रही है कि मैं ये लोन किसी बैंक से ना लूं, मैं मार्केट से उठा लूं, तो वो एक बॉन्ड इशू करती है और उस बॉन्ड में एक टेन्योर लिखा होता है कि 10 ईयर्स का ये बॉन्ड है और इसमें लेट्स सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इससे कंपनीज को क्या है, फंड रेजिंग में हेल्प होता है। तो यहीं पर जो है लिमिट सेट किया कि 8.22 ट्रिलियन तक आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में 8.80 ट्रिलियन आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं FPI के इन्वेस्टमेंट कैप की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में उसको 6% रखा गया है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 15%। इसका जो मतलब है वो ये है कि अगर G-Secs में फॉर एग्जांपल अगर G-Sec पूरे मार्केट में 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हुआ है तो उसमें से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास राइट है कि वो 6 करोड़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 6 करोड़ से ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस लिमिट को भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि कितना लिमिट जो है कैप पे लगा के रखा है कि इतना ही कर सकते हैं, इतना जो है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और इतना जो है उनके पास राइट है कि वो इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स एन एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट, FPI का यूटिलाइजेशन और एज ऑन अप्रैल 2025 में रखा हुआ है कि G-Sec पे अगर मैं बात करूं G-Sec पे तो वो कितना है 22.3%, है ना। इसका मतलब क्या है कि इनको जो लिमिट दी गई है, अगर लेट्स सपोज 2.79 ट्रिलियन का जो इनको लिमिट दिया गया है, पिछले साल भी इतना दिया गया था, तो इसका जो यूटिलाइजेशन है उन्होंने 22.3% ही किया है। मतलब अभी भी अप्रॉक्स 78% इन्होंने यूज ही नहीं किया है, मतलब उतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है जितना लिमिट देख के रखा है। ये क्यों है? क्योंकि अभी क्या है कि हमारा स्टॉक मार्केट भी जो है थोड़ा उस तरीके का नहीं है कि इतना जो इम्प्रूवमेंट आया है, थोड़ा स्टेडी चल रहा है हम लोग का स्टॉक मार्केट, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो भी कम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया पे। तो पहला न्यूज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको अनचेंज रखा है। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 19th एनिवर्सरी और उसी के मौके पे एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा। तो इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक स्पेशल 5 रुपीज़ का पोस्टेज स्टैम्प निकाला है ऑन द ईव ऑफ 19th एनिवर्सरी ऑफ RBI, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका जो मोटो क्या रखा है? स्टेबिलिटी, ट्रस्ट एंड ग्रोथ। तो कितने रुपए का है? 5 रुपए का पोस्टेज स्टैम्प निकाला है। किसने निकाला है? प्रेसिडेंट ने निकाला है। और मोटो क्या है? स्टेबिलिटी, ट्रस्ट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, और जो इंडिया के गवर्नर जो बने पहले उनका नाम था CD देशमुख, और करंट अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? संजय मल्होत्रा। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो न्यूज़ है ये थोड़ा जानने लायक है, समझने लायक है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंक्रीज किया है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर SPD टू 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ पे इंक्रीज किया है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी का लिमिट फॉर SPD,
ठीक है, पहले ये 10,000 था, अब इसको 15,000 कर दिया गया है और ये इफेक्टिव हो गया फ्रॉम अप्रैल 2025। ओके, तो अब ये स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या है उसको मैं आप लोग को समझाने के लिए यहीं पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो बैंक्स एंड एसपीडीज में क्या फर्क है पहले हम उसको समझते हैं। देखिए बैंक्स क्या है, बैंक जैसे कमर्शियल बैंक, लेट्स सपोज एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इनको हम कमर्शियल बैंक करते हैं और इनका जो मेन बिजनेस होता है वो क्या होता है, मेन बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, कस्टमर से डिपॉजिट लेना और फिर दूसरे कस्टमर को लैंड कर देना। तो अगर वो कस्टमर से डिपॉजिट लेती है और उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कोट करते हैं, जैसे कि अगर वो सेविंग्स अकाउंट में अगर आप देखो तो आपको अगर वो 3% दे रही है, तो अगर वो किसी को लोन देती है तो 9%, 11%, 14% पे लोन देती है। तो ये जो 14% माइनस 3% जो 11% आता है, ये जो है वो बैंक्स का प्रॉफिट होता है और इसी से बैंक चलता है ना। तो ये जो है कोर बिजनेस होता है किसी भी बैंक का। वहीं पे अगर मैं एसपीडी की बात करूं तो एसपीडी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सेलिंग एंड ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जीसेक्स पे काम करता है। मतलब एक्चुअली में वो ट्रेड करता है किस पे, जीसेक पे। जीसेक क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब भी कभी गवर्नमेंट को पैसा उठाना होता है तो वो क्या करती है, वो जीसेक बेचती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है। ये एक तरीके का पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि ऑन दिस डेट, ऑन दिस मेच्योरिटी, बाय द 5 years, बाय द 10 years मैं आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी गवर्नमेंट इंडिया को पैसे की जरूरत होती है। तो जीसेक जो होता है वो इशू जो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट दोनों में होता है। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, पहली बार इशू हो रहा है तो प्राइमरी, और फिर अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया, और उस पर लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो एसपीडीज होते हैं ये जीसेक का ट्रेड करते हैं। ट्रेड मतलब जैसे कहते हैं इंट्रा ट्रेडिंग, सुना होगा कि वो अगर सुबह मार्केट खुलता है तो एक प्राइस में खरीदते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उससे ज्यादा में बेच देते हैं। अगर 100 रुपए खरीदा तो 120 में बेच दिया, तो 20 रुपए जो हुए वो प्रॉफिट हुआ। तो इंट्रा डे पे करते हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करते, एक लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके नहीं रखते अपने पैसे को, ट्रेडिंग करते हैं। किसका, जीसेक का ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट पे, है ना। और उस पर जो भी मार्जिन इनको मिलता है, कमीशन जो मिलता है वो इनका प्रॉफिट होता है। तो ये जो लाइन ऑफ बिजनेस है एसपीडी का और बैंक्स का मैंने समझाया। इनका जो कंट्रोलिंग बॉडी होता है वो कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, दोनों पे नजर रखता है, सही से काम कर रहे नहीं। उसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसों का सर्कुलेशन भी करता है। जैसे कि आपने सुना होगा रेपो रेट, वो रेपो रेट को डिसाइड करता है, उस डिसीजन की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा है ना, और वो खर्च कर रहे हैं, है ना, और उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो रिजर्व आरबीआई क्या करेगा, अपने रेपो रेट को बढ़ा देगा जिससे लोगों के पास पैसा कम हो। वहीं पे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो यहाँ पे क्या है कि एक डाउनग्रेड पे जा रही है हमारी इकोनॉमी, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वहां पे रेपो रेट को क्या है, कम किया जाता है। जैसे कि हाल ही में किया था, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। रेपो रेट से क्या फर्क पड़ता है, देखिए बैंक्स तो वैसे देखा जाए तो डिपॉजिट लेती है और लेंड करती है, लेकिन बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी पैसा उठाती है, क्योंकि जो नीड है बैंक का, वो जो डिपॉजिट्स यहाँ से ले रही है इसी से पूरा कंप्लीट नहीं होता, सर्कुलेशंस के लिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी पैसा उठाती है। तो वो जो जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देती है, वो जो रेट होता है उसको हम रेपो रेट करते हैं। ठीक है, एक रेट में देगा रिजर्व बैंक, अगर बैंकों को कोई पैसा दे रहा है तो वो लोन पे देता है, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोट करता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अगर बैंक्स को शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, सुनिए इस वर्ड को, शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, 1 या 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, कोई भी इमरजेंसी हो सकते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ लाइन में खड़े हो गए कि हमें जो है पैसे चाहिए, और बैंक्स के पास उस टाइम पे उतना पैसा नहीं है, तो वहां पे क्या करती है बैंक्स जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओवरनाइट फंडिंग, ठीक है, ओवरनाइट फंडिंग। तो यहाँ पे जो ओवरनाइट फंडिंग वो करता है, उसका जो रेट होता है उसको हम SLF कहते हैं। क्या कहते हैं, SLF। ये जो रेपो रेट है, ये तो नॉर्मल बोरोइंग है जो कमर्शियल बैंक करता है, इसका जो टेन्योर होता है वो भी अच्छा खासा होता है, लेकिन जो SLF है, स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी, ये से पैसा उठाया जाता है 1 या 2 दिन के लिए। इस 1 या 2 दिन में ही बैंकों को वापस से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दे देना होता है। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी। तो ये तो हुआ बैंक की बात, जब बैंक पैसा उठाता है फॉर द शॉर्ट टर्म, जिसको हम ओवरनाइट फंड कहते हैं, उसको कहते हैं SLF। इसी में अब SPDs भी जो है SLF में पैसा उठाती है। अब आप सोचोगे कि यार ठीक है यार, बैंकों को तो नीड है, उनको फंड जो है कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोन देना है, या बहुत सारे काम है, लेकिन SPD को क्या काम है? देखो SPD का काम क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SPDs को इसलिए बनाया कि वो G-SEC जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सर्कुलेट कर पाए, क्योंकि इनका काम सिर्फ बाय एंड सेल करके ट्रेड करना ही नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज में। जब भी कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया G-SEC इशू करती है और उस G-SEC को कोई भी नहीं खरीद रहा होता है, तो ये SPDs की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उस G-SEC को खरीदे। तो SPDs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में। तो अब जो यहाँ पे ओवरनाइट फंड, देखिए SPD क्या है? ट्रेडिंग करती है, मेन बिजनेस क्या? ट्रेडिंग का है ना। तो ये तो इनको तो ओवरनाइट फंड ही ज्यादा चाहिए होता है ना। तो पहले ये सिर्फ 10,000 करोड़ तक का ही फंड उठा सकते थे SLF में, अब वही वो 15,000 करोड़ रुपए उठा पाएंगे। सिर्फ यही न्यूज है ना। मैंने आपको समझा दिया कि जब SPD ओवरनाइट फंड उठाता है तो पहले वो 10,000 कर सकता था, वो 15,000 कर सकता है, और ये इफेक्टिव होगा अप्रैल 2, 2025। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी लिमिट बढ़ाया है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स का 10,000 to 15,000, और ये अप्रैल 2, 2025 से जो है स्टार्ट हो जाएगा एट द एग्जिस्टिंग रेपो रेट। इसका मतलब क्या, जो हमारा रेपो रेट होता है 6%, वही जो होता है SLF का भी रेट होता है 6%। अभी 6% चल रहा है SLF का रेट, ठीक है। सो द डिसीजन was based on assessment of the current and evolving liquidity condition। जो लिक्विडिटी कंडीशन अभी चल रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फंड जो है वो इकोनॉमी में बढ़े। अभी बढ़ेगा कैसे? अगर आप इसको सोचोगे बढ़ेगा कैसे, देखिए अब SPDs के पास ज्यादा पैसा आया है ना, SPDs के पास ज्यादा पैसा आया, तो ये क्या करेंगी, ये जो इन्वेस्टर्स है जो G-SEC जिन्होंने होल्ड करके रखा है ना, उनसे ये खरीदेंगी, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा आ गया। पहले 10,000 करोड़ रुपए आते थे, अब 15,000 रुपए आते हैं, ज्यादा आते हैं गले में पैसे, तो ये G-SEC को ज्यादा खरीद सकती है ना, तो ये G-SEC को खरीदेंगे इन इन्वेस्टर्स से। तो इससे क्या होगा, इनको G-SEC मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, पैसा जाएगा इन्वेस्टर्स के पास। फिर इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, उस पैसे को यूज करेंगे, हो सकता है कुछ भी यूज करे, कहीं इन्वेस्टमेंट करे, किसी कैपिटल मोबिलाइजेशन में करे, कैपेक्स बढ़ाए इंडिया का, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले रेपो रेट को चेंज किया था, जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़े थ्रू द बैंक्स। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SPD को बढ़ाया कि 10,000 से 15,000 में कर दिया। देखिए इंटरलिंक्ड है सब, तो इसके बोला कि द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ करंट एंड इवॉल्विंग लिक्विडिटी कंडीशन। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला कि इंडिविजुअल SPD का जो लिमिट है उसको अलग से कम्युनिकेट किया जाएगा। इंडिविजुअल SPDs भी होते हैं, दो तरीके के SPDs होते हैं। एक जो बैंक्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक मिनट, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डीलर्स, जिसको NBFC अथोराइज करते हैं और वो G-SEC का ट्रेड करते हैं, होते हैं स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। तो यहाँ ये जो न्यूज है वो फिर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए, दिस आर द एंटिटीज जो एक कमर्शियल बैंक ओन करता है, ठीक है, या फिर वो रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट। आप ऑनलाइन सर्च मारिएगा SPDs कौन कौन से हैं हम इंडिया में, वहां पे आपको मिल जाएगा। ICICI का एक SPD है, SBI का एक SPD बना हुआ है, ठीक है। फिर स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी मैकेनिज्म थ्रू SPD कैन बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द रेपो रेट, मैंने आपको समझा दिया। फिर नेक्स्ट वेरिएबल रेट रेपो, वेरिएबल अ टूल फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वेयर बैंक्स बोरो एट अ मार्केट ड्रिवन रेट्स यूजुअली लोअर देन। ये जो है न्यूज, ये जो पॉइंट आपके काम का नहीं है, ऊपर वाला काम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट रिसेंटली सिक्योरिस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को NBFC का लाइसेंस मिल गया है, जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब ये लोन दे सकती है फ्रॉम 50,000 to 5 लाख। इनका जो टारगेट डिसबर्सर है वो 100 करोड़ का रहेगा फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, और फिर 1,000 करोड़ बाय 2030। और ये जो है एक AI बेस्ड क्रेडिट मॉडल यूज करती है असेसमेंट करने के लिए जब भी लोन को प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी न्यूज थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग के न्यूज पे, अदर बैंकिंग न्यूज। SBI ने का एक रिपोर्ट आया है जिसमें 10 इयर्स का रिपोर्ट बताया है, किस चीज के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऊपर, कि किस तरीके से जो है हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में काम हुआ है।
तो 52 करोड़ ऑफ मुद्रा अकाउंट जो है 10 साल में खोले गए, जिसमें 58,000 जो थे शिशु थे, 20% किशोर थे, 2% जो थे वो तरुण थे। अब शिशु क्या होते हैं? शिशु होते हैं जब 50,000 अप टू 50,000 लोन अमाउंट के लिए अकाउंट खोला जाता है। छोटे बिजनेसमैन 50,000 टू 5 लाख किस में आते हैं? आपके किशोर में आते हैं। और अबव 5 लाख मतलब 5 लाख टू 10 लाख किस में आते हैं? आपके तरुण में आते हैं। तरुण में, किशोर में, और ये हो गया शिशु में। ठीक है, तो ये अलग अलग अकाउंट्स के आपको डिफरेंशिएट भी होता है। 78% जो है शिशु में थे, 20% किशोर और 2% तरुण में खोले गए। अगर मैं यहीं पे शिशु की शेयर बोलूं तो 93% FY16 में था, वो गिर के हो गया है 51.7%। वहीं पे अगर मैं किशोर की बात करूं तो 5.9% पहले था, अब वो 44.7% बढ़ गया है। मतलब किशोर बढ़ा है, शिशु थोड़ा कम हुआ है। ये जो रेस है ऑफ द लोन्स इन बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट शोइंग इंप्रूव क्रेडिट इंक्लूजन, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उन्होंने मुद्रा में जो है ज्यादा अकाउंट्स खोले हैं और लोन्स को लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे बाइफर्केशन आपको दिया हुआ है मुद्रा लोन के डिसबर्समेंट में कि कितना मुद्रा लोन जो है डिसबर्स में है। ठीक है, अगर मैं शिशु की बात करूँ तो 35.65, किशोर की 40.07, तरुण की जो है वो कितना है 24.9, और तरुण प्लस भी हाल ही में निकला था जो 10 लाख से भी ऊपर का आप फंड कर सकते हो तरुण प्लस में, तो उसका जो शेयर है वो 0.08 है। ओके, वहीं पे मैं अगर सोशल क्लास वाइज में देखूं PMMY अकाउंट्स का, तो जनरल में 50 आप देख सकते हो, अलग अलग कास्ट का यहाँ लिखा हुआ है। और अगर मैं कैटेगरी वाइज कहूँ तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है। 68% ऑफ जो मुद्रा अकाउंट्स खोले गए हैं वो बाय द वुमेन खोले गए हैं। ओके, तो वुमेन एंटरप्राइज का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। ओके, कैटेगरी वाइज शेयर इन द टोटल PMMY अकाउंट्स। ओके, तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो आपको डेटा पॉइंट से जो आपको याद करना है। ठीक है, स्टेट वाइज अगर मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का रिकॉर्ड रखा गया 4.2 CR का, फॉलोड बाय तमिलनाडु। तो बिहार जो था पहले नंबर पे, सेकंड में तमिलनाडु और तीसरे पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, और अगर टफ आया तो आपसे डायरेक्टली नंबर्स भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे बिहार है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र लीड्स द शेयर ऑफ वुमेन अकाउंट्स। तो वुमेन अकाउंट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 79% जो है महाराष्ट्र ने लीड किया, बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग डेटा पॉइंट्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे शेयर ऑफ वुमेन इन टोटल PMMY अकाउंट्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली एक न्यूज आया था कि इंडसइंड बैंक का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वहां पे कुछ इनरेगुलरिटीज फाइंड की गई थी, और जिसके वजह से एक शॉर्टेज ऑफ फंड हुआ था इंडसइंड बैंक को, है ना। तो उसी के लिए इंडसइंड बैंक ने क्या किया कि 100 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन उठाया है फ्रॉम द ICICI फेडरल बैंक वाया इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। देखिए, इंडसइंड बैंक ने 100 करोड़ का अपना कॉर्पोरेट लोन जो था वो ICICI और फेडरल बैंक को दे दिया है वाया IBPC। एक तो है कि ट्रेडिशनली इंडसइंड बैंक उस लोन्स को दे सकता था, ठीक है, और एक है ये एक चैनल होता है जिससे वो अपने लोन्स को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अकाउंटिंग इनरेगुलरिटीज पाई गई थी, जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक ने इस लोन को ट्रांसफर किया है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि इंडसइंड बैंक अपने लोन्स को एज अ कोलैटरल देता है। देखिए मैं ICICI और फेडरल है ना, और यहाँ पे इंडसइंड बैंक है, तो ये जो अपने 10,000 करोड़ का जो लोन है ये एज अ कोलैटरल रखता है, और उसके अगेंस्ट में ICICI और फेडरल बैंक से इसने लोन उठाया है। तो इसका जो अगर ये डिफॉल्ट हो गया तो इसका जो रिस्क है वो अभी भी इंडसइंड बैंक में रहेगा, वो ICICI और फेडरल बैंक में नहीं रहेगा। वो सिर्फ उन्होंने एज अ कोलैटरल रखा कि इन केस अगर इंडसइंड बैंक पे करने पे चूक जाता है तब जाके जो ICICI और फेडरल बैंक है इस पे वो एक्शन लेंगे। तो ये एज अ कोलैटरल है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि 10,000 करोड़ ऑफ लोन जो है कॉर्पोरेट लोन ICICI और फेडरल बैंक को भेज दिया है और वहां से उन्होंने लोन उठाया है। ओके, तो यहाँ पे बताया कि इंडसइंड बैंक अभी फेस कर रहा है 2,000 करोड़ ऑफ नेटवर्क इरोजन।
ठीक है, 2000 करोड़ का शॉर्टेज है उनके नेटवर्थ में। और द मे कॉज डिपॉजिट आउटफ्लो सो द बैंक इज सिक्योरिंग लिक्विडिटी। तो इससे क्या हो सकता है कि लोग क्योंकि डर गए हैं कि इंडसइंड बैंक में कुछ घपला हो रहा है, तो बैंकों से वो पैसा निकाल सकती है। तो इस वजह से इंडसइंड बैंक पहले ही प्रिपेयर हो रहा है और इसलिए 10,000 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स जो है वो ट्रांसफर कर रहा है आईसीआईसीआई और फेडरल बैंक, और वहां से वो अपने जो ये पीरियड है इसमें वो फंड्स उठाएगा। ओके, रेज शॉर्ट टर्म फंड्स 40% ऑफ द लोन अपफ्रंट। मतलब जैसे कि यहाँ पे है ना कि 10,000 करोड़ का लोन दे दिया, तो इसमें से 40% जो होगा ना वो डायरेक्टली अपफ्रंट जो है आईसीआईसीआई फेडरल बैंक ने इंडसइंड बैंक को दिया है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक becomes the first bank. Axis Bank becomes the first bank in India to launch B2B collection solution. एक्सिस बैंक ने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ जो है हाथ जोड़ा है और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है B2B बिजनेस टू बिजनेस कलेक्शन सॉल्यूशन। किसको यूज करते हुए? भारत कनेक्ट जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है एनपीसीआई का, उसको यूज करते हुए। तो ये B2B, ये क्या B2B एक प्लेटफॉर्म है, B2B कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म आ रहा है भारत पे का, मतलब एक्सिस बैंक इनके साथ लॉन्च किया कि जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेलर्स इन कंपनीज के साथ काम करते हैं, उन पे ये जो है प्लेटफॉर्म काम करेगा। और इनवॉइसेस जैसे ही पेमेंट होगा, इनवॉइस जनरेशन का, ठीक है, पेमेंट्स को डिजिटली स्टोर करने का, बिल्स कलेक्शंस का, उस पर ये एक्सिस बैंक काम करेगा और ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। नेक्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसको अथोराइज मिल गया है सीपीएओ का और द पेंशन डिसबर्समेंट। सीपीएओ जो है ये बहुत सारे बैंक्स जो है पहले से इंक्लूडेड है, एसबीआई आईसीआईसीआई पहले से इंक्लूडेड है, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी बन गया है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली पेंशन जो है वो गवर्नमेंट पेंशनरीज के अकाउंट में डिसबर्स कर देती है टू देयर सेविंग्स अकाउंट। इसमें जो रिसेंट अगर कोई पूछे आपसे कौन बना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको जितने भी न्यूज़ मैंने समझाया वो समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस जितने भी इस वीडियो में जो भी हमने यूज़ किए हैं ये पीडीएफ, अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इसको ले सकते हैं विद अ वेरी गुड प्राइस। तो थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।